Assalamu alaikum everyone. In our previous classes, we have discussed about selfing and crossing techniques in wheat, in rice and maize. Today we are going to discuss about the selfing and crossing techniques in cotton. तो जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि बोटेनिकल नेम और द टेक्निकल नेम ऑफ कॉटन इज़ गोसिपियम हर्सूटम, जो कि अपलैंड कॉटन भी जिसे कहा जाता है, और इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 52 है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हमने इसकी सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग किस तरह से करवानी है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट के किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो आपने डिज़ायरेबल प्लांट सेलेक्ट करने होते हैं और उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं आप। तो क्रॉसिंग करवाने से आपके डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन्स, और फिर उसको आपने फिक्स करने के लिए सेल्फिंग करवानी होती है अप टू सेवरल जनरेशन्स, ताकि आप वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। तो इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम वी विल डिस्कस अबाउट द क्विक फैक्ट्स अबाउट इट। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि द क्रोमोसोम नंबर ऑफ गोसिपियम हर्सूटम इज़ 52 और इट इज़ ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। व्हाट डज़ इट मीन कि बेसिकली इसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल है पोलिनेशन का, दैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन। बट क्या होता है कि इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। उसकी कुछ परसेंटेज होती है, कुछ लिटरेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप टू 25% तक उसके अंदर क्रॉसिंग हो सकती है। तो अगर उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप भी कंसिडर करते हैं। तो जैसे आपको ये भी पता है कि कॉटन इज़ कंसिडर्ड एज वाइट गोल्ड ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह वीट को हम कहते हैं कि वो हमारी गोल्ड क्रॉप है, इस तरह से कॉटन जो है ये हमारी वाइट गोल्ड है। फॉर फाइबर पर्पसेस हम इसको जो है कल्टीवेट करते हैं मोस्टली। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसके फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट फ्लावर टू ओपन, जो सबसे पहला फ्लावर इसके अंदर प्लांट के अंदर ओपन होगा वो कहाँ से ओपन होगा, दैट इज़ ऑन द प्लांट, लो ऑन द प्लांट। ठीक है, प्लांट के नीचे वाले साइड से इसकी फ्लावर ओपनिंग जो है वो स्टार्ट होती है और नियर द मेन एक्सेस होती है। तो इसके अंदर जो फ्लोरल पोजीशनिंग होती है, तो उसकी पोजीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो दो टाइप की होती है। एक तो वो एक्रोपेटल होती है और सेकेंडली वो सेंट्रीफ्यूगल होती है। एक्रोपेटल और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये होता है कि वो स्टेम से अपवर्ड्स की तरफ, यानी उसकी जो बेस है जहाँ से उसने अपनी ग्रोथ शो करनी है, जहाँ पे उसने अपना ओरिजिन शो करना है, तो वो जिस पॉइंट से ग्रो करेगा वो एक तो अपवर्ड्स होगा डायरेक्शन उसकी, और दूसरे नंबर पे वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, यानी बाहर की तरफ उसकी ओरिएंटेशन होगी। तो इसके अंदर जो फ्लावर्स की पोजीशनिंग होती है दैट इज़ बेसिकली एक्रोपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल टाइप। अच्छा, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स कंप्लीट एंथेसिस, जिस तरह हमने वीट और राइस के अंदर भी डिस्कस किया है, उसके अंदर एंथेसिस की ड्यूरेशन होती है कि वो कब से लेके कब तक कितने ड्यूरेशन के दरमियान अपना एंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी एंथेसिस यानी मैच्योरिटी ऑफ एंथर्स होती है। तो जो मैच्योरिटी ऑफ एंथर्स है वो मोस्टली कैरिड आउट होती है 7 to 10 AM इन मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप फील्ड को विज़िट करते हैं इन मॉर्निंग तो आपको सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये फील होगा कि ये अपनी एंथेसिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर रहा फ्लावर्स का। अच्छा, ऑल्दो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन फ्लावरिंग टाइम, इसके अंदर वेरिएशन काफ़ी होती है क्रॉप को अगर हम पूरे फील्ड को विज़िट करते हैं। ओके, वही व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फिंग इन कॉटन फ्लावर, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सेल्फिंग हमने क्यों करवानी होती है, ताकि हम अपने ट्रेट को जिसके लिए हमने उसके अंदर ब्रीडिंग की है उसको हम फिक्स कर सकें और उसको होमोजाइगस कंडीशन में जो है फिक्स कर सकें। तो सेल्फिंग जो होती है वो मोस्टली 4 to 5 जनरेशन्स के लिए करवाई जाती है, और आपका जो ट्रेट है अगर वो हेट्रोजाइगस है तो वो होमोजाइगस की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके अंदर मैक्सिमम होमोजाइगोसिटी आ जाएगी और हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो मैक्सिमम लॉस हो जाएगी उसकी। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं सेल्फिंग करवाने के। नंबर 1 मेथड इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो अभी बॉल ओपन नहीं हुआ होता उस बॉल के ऊपर हमने उसके टिप के ऊपर 1/4 फ्रॉम द टॉप, 1/4 इंच फ्रॉम द टॉप हम क्या करेंगे कि हम एक थ्रेड लेकर उसको टाई कर देंगे, और हमने उसको ट्वाइस टाई करना है ताकि उसका जो वो फ्लावर है वो ओपन ना हो सके या बॉल जो है वो ओपन ना हो सके।
फिर इसके अलावा एक और मेथड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि वी प्लेस अ रबर बैंड अराउंड द अनओपन्ड लार्ज साइज फ्लोरल बड ऑफ अ डिज़ायरेबल प्लांट इन द इवनिंग टू प्रिवेंट द क्रोला फ्रॉम ओपनिंग, ताकि हमारे जो बड है उस वो जब वो ओपन ना हो सके फ्लोरल बड, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक रबर बैंड जो है वो चढ़ा देंगे। ठीक है, रबर बैंड चढ़ाने से ये होगा, और ये प्रोसेस हमने शाम के टाइम पे करना है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो बॉल होता है वो ओपन नहीं होता। ठीक है, वो ओपनिंग उसकी होगी सुबह के टाइम, जो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम है। तो हमने उससे पहले के टाइम के अंदर यानी शाम के वक्त हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक रबर बैंड चढ़ा देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, हम कॉपर वायर नंबर 30 होती है, एक मिलती है, वो बारीक वायर होती है, हमने उसको बिलो द फ्लावर टिप, ठीक है, बिलो द फ्लावर टिप हम जाकर उससे उसको टाई अप कर देंगे ऊपर से बॉल को। पिक्चर्स में आपके साथ उसकी शेयर कर रहा हूँ, आप साथ साथ देख सकते हैं। हमने उससे जो कॉपर वायर है नंबर 30, उसको 1/4 फ्रॉम द टिप नीचे की तरफ, ऊपर टॉप से 1/4 इंच नीचे की तरफ हमने उसको टाई अप कर देना है, ताकि उसका जो बॉल है वो ओपन ना हो सके। यहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखना है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारा पिस्टल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इसका पिस्टल पार्ट होता है वो एलोंगेटेड होता है और स्टेमन्स जो होते हैं उसके साथ छोटे छोटे साइड पे लगे होते हैं। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि उसकी जो है वो पिस्टल डैमेज ना हो। इसके अलावा मैंने आपको थ्रेड के बारे में बता दिया, ट्वाइस आपने उसको टाई अप करना है ताकि वो कंप्लीट हो जाए और उसके अंदर ही सेल्फिंग का प्रोसेस हो। इसके अलावा एक और मेथड हम ये यूज़ करते हैं कि अनओपन बर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है एक सुई धागे के साथ, जिसके अंदर थ्रेड भी होगा, नीडल भी होगी, हम उसको ऊपर से स्टिच कर देते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पे हमें पता होता है कि पिस्टल भी मौजूद नहीं है और वहाँ पे उसके एंथर्स भी मौजूद नहीं है, वहाँ से हमने नीडल गुजारनी है और उसको स्टिच कर देना है। तो एक मेथड ये हो जाता है। इसके अलावा जो है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फर्स्ट, जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम नीडल को प्रिक किया, दूसरी साइड से आपने फिर नेक्स्ट टाइम जो है नीडल को प्रिक करना है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्टिचिंग होती है इसकी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, वी प्लेस द बटर बैग ऑन द अनओपन फ्लोरल बड एंड द लूज एंड टाई द लूज एंड बाय मीन्स ऑफ अ सॉफ्ट थ्रेड। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और मेथड इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एसीटोन एप्लीकेशन। ठीक है, या हम एसीटोन लगा देंगे या हम क्ले लगा देंगे या कोई भी अदर एडहीव मटेरियल जो है हम वो अप्लाई कर देंगे अनओपन फ्लोरल बड के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो बड जो है वो ओपन नहीं हो पाएगी और तमाम एंथर्स जो हैं वो अपनी एंथेसिस इनसाइड द बड कंप्लीट कर लेंगे और सेल्फिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्रॉसिंग। हम इसके अंदर किस तरह से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर एमेस्कुलेशन करवानी पड़ती है। तो एमेस्कुलेशन के लिए भी हमें सबसे पहले इवनिंग के अंदर जाकर फील्ड को विज़िट करना है और डिज़ायरेबल प्लांट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि हम कट कर देंगे क्रोला को, जो उसका पेटल्स वाला पार्ट होता है उसको हम कट कर देंगे ऊपर से बाय गिविंग ए सर्कमसिजन अराउंड द फ्लोरल बड एंड नियर द बेसल साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वहाँ पे एंथर्स नज़र आने लग जाएंगे और उसका फीमेल पार्ट जो है ये सारे का सारा ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द स्टेमन्स विच आर द मेल पार्ट्स जेंटली विद फोर्सेप्स। आपके पास फोर्सेप्स होंगी, पॉइंटेड फोर्सेप्स होती हैं, उनकी मदद से आपने जो स्टेमन पार्ट होता है उसको आपने पकड़ के रिमूव कर देना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास जो उसका स्टिग्मा यानी ओवरी पार्ट जो है, फीमेल पार्ट जो है वो इस तरह से लॉन्ग फॉर्म के अंदर नज़र आएगा। तो हम उसके ऊपर एक सोडा स्ट्रॉ स्ट्रिप यूज़ करते हैं या ट्यूब यूज़ करते हैं, जो कि आप जिसे आम ज़ुबान में स्ट्रॉ बोलते हैं, उसको हम लेकर थोड़ा कट करके, तो वो जो हमारा स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर हमने इस तरह उसकी कैपिंग करवा देते हैं। ठीक है, जब वो हम उसके ऊपर कैपिंग करवा देंगे तो ऊपर वाला एंड जो ओपन होता है उसके अंदर हम छोटा सा कॉटन का स्वैब लेकर वो ऊपर उसके रख देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन का सोर्स नहीं रहेगा या वो ऊपर से क्लोज हो जाएगा एंड, और वो सर्जिकल कॉटन होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम एक तो मेथड ये हो गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कवर द एमेस्कुलेटेड बड विद अ बटर पेपर बैग। ठीक है, हम बटर पेपर बैग ही उसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिसकी वजह से फॉरेन सोर्स के पोलन की कंटेमिनेशन के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे।
अच्छा, ये हो गया एमैस्कुलेशन. व्हाट वी डू आफ्टर द एमैस्कुलेशन, दैट प्रोसेस इज पोलिनेशन. तो पोलिनेशन में आप क्या करेंगे? इन द इवनिंग यू हैव टू बैग द अनओपन डिजायरेबल फ्लावर्स ऑफ द मेल पेरेंट बिफोर एंथिसिस. तो आपने उसके अंदर बैग कर देना अनओपन डिजायरेबल फ्लावर्स को, कि उसके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट ना हो, यानी एंथिसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ना हुआ. तो ऐसे फ्लावर के अंदर आपने उसको बैग कर देना है शाम के टाइम. फिर इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट मॉर्निंग यू कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स इन द पेट्री डिश. जो बैग आपने किया होगा उसको आप रिमूव करेंगे मॉर्निंग में जाके, और पेट्री डिश में पोलन्स जो उस बैग के ऊपर मौजूद होंगे वो आप कलेक्ट कर लेंगे. देन आफ्टर दैट यू विल डस्ट द पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ ए फाइन कैमल हेयर ब्रश ऑन द स्टिग्मा ऑफ द एमैस्कुलेटेड फ्लोरल बड. जो आपके पास एमैस्कुलेटेड फ्लोरल बड थी उसके पास जाकर आपने उसका बैग रिमूव करना है, या उसकी सोडा स्ट्रॉ ट्यूब जो है वो रिमूव करनी है, और पेट्री डिश से विद द हेल्प ऑफ कैमल हेयर ब्रश आपने उसके ऊपर डस्टिंग करनी है पोलन ग्रेन्स की. अच्छा, फिर इसके बाद आपने दोबारा से उसके ऊपर जो है बटर पेपर बैग लगा देना. उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर जब तक कि पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आप उसके अंदर जो है फॉरेन कंटेमिनेशन से उस चीज़ को बचाएंगे. अच्छा, ये तमाम प्रोसेस जो होता है यू हैव टू कंप्लीट इट बिटवीन 8 to 10 AM इन मॉर्निंग. देन आफ्टर दैट यू विल पुट द रिस्पेक्टिव बैग और द सोडा स्ट्रॉ ट्यूब आफ्टर पोलिनेशन. जब आपने पोलिनेशन कंप्लीट करवा ली है तो वापस आप उसके ऊपर उसका रिस्पेक्टिव बैग, या जो आपके पास पोलन जो एक ट्यूब थी सोडा स्ट्रॉ ट्यूब, वो आपने वापस लगा देनी है. दैट इज़ ओनली ड्यू टू अवॉइड द फॉरेन कंटेमिनेशन ऑफ द पोलन्स. अच्छा, आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, आपने अपने हाथों को स्टेरिलाइज करना है, और आपके पास जो मटेरियल है जो आपने यूज़ किया था उसको आपने स्टेरिलाइज करना विद द हेल्प ऑफ दैट मिथाइलेटेड स्पिरिट. ठीक है, इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आपके हाथों के ऊपर पोलन ग्रेन लगा रह जाए और आप दूसरे प्लांट के ऊपर जाके पोलिनेशन करवाना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस आप जाकर वहाँ पर रिपीट करेंगे तो आपके हाथों के ऊपर लगा हुआ पोलन ग्रेन जो है वो उसके स्टिग्मा के ऊपर जो है वो शेड हो सकता है. तो इसकी वजह से उसके अंदर फिर दोबारा कंटेमिनेशन हो जाएगी. देयरफॉर यू विल हैव टू स्टेरिलाइज योर हैंड्स एंड योर इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ मेथाइलेटेड स्पिरिट. फिर इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज़ लेबलिंग. यू विल हैव टू टैग द फ्लोरल बड जिसके अंदर आपने मैस्कुलेशन करवा ली है, इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द क्रॉस. उसके ऊपर क्रॉस का नेम होगा, डेट ऑफ पोलिनेशन होगी, और योर सिग्नेचर होंगे. और ये सारी चीज़ें जो है आपने लेड पेंसिल से लिखनी है. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि लेड पेंसिल की जो इंक है वो ख़राब नहीं होती अगर बारिश भी हो जाती है तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता. अदरवाइज जो आपके पास इंक होती है मार्कर्स की, पेन्स की, वो वहाँ पे डिज़ोल्व हो सकती है या वो स्प्रेड कर सकती हैं. तो राइट द नेम ऑफ फीमेल पेरेंट फर्स्ट, पुट क्रॉस साइन एंड देन द नेम ऑफ द पोलन पेरेंट जो मेल पेरेंट के तौर पे आपने यूज़ किया है. ऑलवेज यूज़ लेड पेंसिल. इस तरह से ये चीज़ है. तो अगर हम इसके फ्लावर की बात करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले ब्रैक्ट्स होते हैं. ब्रैक्ट्स के अंदर उसके सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है. सेपल के अंदर जो है आपके पास उसका करोला पार्ट होता है, या जिसे आप पेटल्स भी बोलते हैं. और पेटल्स के अंदर वाले पोर्शन के अंदर एक तो पिस्टल होता है जो फीमेल पार्ट होता है, और दूसरा आपके पास उसके स्टेमन्स होते हैं जो कि मेल पार्ट होता है. तो ये सारी पिक्चर्स मैं आपके साथ इसके अंदर भी शेयर कर दूंगा और प्रेजेंटेशन में भी शेयर कर दूंगा. होपफुली यू विल गेट इट. और मैं यहाँ पे ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी. इफ़ यू डोंट understand any of the thing you can ask me any question in your WhatsApp groups, and you can also comment down below on this video. I will try to address all of your queries. Thank you so much.